नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। बड़ी खबर उत्तराखंड की, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत खराब हो गई। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में तबीयत खराब हुई है। फिलहाल स्थिर है उपराष्ट्रपति की तबीयत। आराम करने के लिए राजभवन पहुंचे हैं। डॉक्टरों की टीम उपराष्ट्रपति की निगरानी कर रही है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को लेकर अहम फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने जुलाई महीने में सत्र बुलाने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हालांकि सत्र की तिथि और स्थान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा तय की जाएगी। बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा निर्णय लिया गया। उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसके तहत प्रदेश में विशेष शिक्षा शिक्षकों के 135 पदों पर भर्ती की जाएगी। इससे विशेष जरूरतों वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों चर्चा का केंद्र बने बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेतृत्व से मुलाकात कर अपना पक्ष स्पष्ट किया। हाल ही में पार्टी द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर प्रतिक्रिया देने आए राठौर ने मीडिया से भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी या संगठन के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया। जिन आरोपों की बात हो रही है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। कोई मर्यादित भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया और ना कर सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और माँ को कभी कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो नोटिस क्यों दिया था फिर आपको पार्टी ने? देखो, अब किसी ने क्या संज्ञान लिया, मैंने उसका जवाब लिखित में दे दिया। पार्टी प्लेटफार्म पे अपनी बात को रखी। वर्ष 1980 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 45 साल पार्टी में काम करते हुए मंडल अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का 2 बार 3 बार मोर्चे का अध्यक्ष रहा हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री रहा हूँ, 2 बार आयोग का उपाध्यक्ष रहा हूँ। कभी भी मेरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कभी कोई बयानबाजी किसी नेता के विरुद्ध नहीं की गई और न भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विरुद्ध। देहरादून में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर भी सियासत हो रही है। नालों के किनारे स्थित बस्तियों के में लगातार हो रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई का डंडा चलने वाला है। वहीं जाम से मुक्ति दिलाने के लिए शहर में एलिवेटेड रोड का निर्माण की तैयारी की जा रही है। सरकार इन बस्तियों के रहने वालों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की भी बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर लगातार सवाल उठा रही है, जिस पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता से प्यार नहीं है और न ही विकास से कांग्रेस को कुछ मतलब है। उन्हें बस बस्ती वालों के साथ राजनीतिक रोटी सेकनी है। कांग्रेस जो बस्ती बचाओ अभियान चलाती है वह सिर्फ एक दिखावा है। कांग्रेस बस्ती नहीं, सिर्फ रोहिंग्या को बचाने के लिए अभियान चला सकती है। कांग्रेस पार्टी की ये राजनीतिक नौटंकी है और उनको न तो विकास से कोई लेना देना है और हमेशा वो विकास का विरोध करती रहती हैं। उन्हें न उत्तराखंड की जनता से कोई लेना देना है और न ही बस्ती वालों से उनका लेना देना है। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, इसलिए वो इस तरह की नौटंकियां कर रही हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी कभी भी बस्ती बचाओ का जो अभियान जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हितैषी वो कभी नहीं रहे। वो सिर्फ अगर कर सकते हैं अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, तो सिर्फ रोहिंग्याओं को बचाने के लिए अभियान चला। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने मसूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने नगर की बढ़ती ट्रैफिक समस्या और क्षेत्र विकास को लेकर अहम सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों को बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था और दीर्घकालिक विकास योजनाओं की सख्त जरूरत है। अग्रवाल ने मसूरी की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चिंता जताई और कहा कि एक मजबूत मास्टर प्लान तत्काल लागू किया जाना चाहिए। के लिए मैं समझता हूं कि जो आगे आने वाले वर्ष हैं वो और चिंताजनक है। हमारे लिए एक स्पेशल ट्रैफिक टास्क फोर्स बनना अति आवश्यक है। उसका गठन जरूर होना चाहिए और अविलंब होना चाहिए। वो जो है मसूरी की जो टोटल ट्रैफिक व्यवस्था है देहरादून से लेके मसूरी तक और मसूरी के पूरे एरिया में, वो आज बहुत चिंताजनक है। मसूरी में जिस तरह से आज यहाँ पर आपादापी मची हुई है वो बहुत चिंता का कारण है। इसी तरह देहरादून में भी जो है, जिस तरह से हम दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में पहुँचने की हमारी आशा है और हमने एलिवेटेड रोड बनाई है।
उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के लिए बड़ी संख्या में खेल सामग्री भी खरीदी गई थी, जिसका कि राष्ट्रीय खेलों के दौरान भरपूर उपयोग भी किया गया। अब राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स कॉलेज के तमाम खिलाड़ियों के लिए खेल सामग्री इस्तेमाल करने की छूट दे दी है, ताकि खिलाड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर सके और अच्छा प्रदर्शन कर सके। नेशनल गेम के बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा कि नेशनल गेम के खत्म होने के बाद हम लोगों ने जो उसके इक्विपमेंट परचेज किए थे उस पर तत्काल प्रभाव से कोचिंग कैंप्स शुरू करने का काम शुरू कर दिए थे। और अभी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग कम से कम शूटिंग में जैसे हम लोग उस रेंज पे पहुंच गए हैं कि हम नेशनल शूटिंग ट्रायल जैसे भी हो रहा है, लोग वहां अप्लाई कर रहे हैं आने के लिए, ट्रेनिंग ले रहे हैं। जिम्नास्टिक्स में भी हमारी नेशनल टीम यहाँ पे रिदमिक जिम्नास्टिक की पूरे महीने प्रैक्टिस करके गई है और बच्चे आ रहे हैं जिम्नास्टिक्स में भी यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए। डीएम मनीष कुमार ने चंपावत से टनकपुर तक के राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर स्वाला, अमोड़ी, चलथी जैसे कॉर्निक भूस्खलन और सुरक्षा को लेकर संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजमार्ग किनारे स्थित खतरनाक पुश्तों को अविलंब 2 दिनों के भीतर काटा जाए, ताकि आवागमन पूरी तरह सुरक्षित रह सके। निर्देश है और ये अपेक्षा भी है कि जो आपदा सीजन है, जो बारिश हो रही है, कहीं पर भी जान और माल की हानि ना हो और आपदा की तैयारियां ससमय कर ली जाए। उसके क्रम में आज हम लोगों ने चंपावत से लेकर के हम टनकपुर, बनमसा, इन सभी क्षेत्रों में जो ऐसे क्रिटिकल क्षेत्र थे जहाँ पर आपदा से जो जान माल की हानि हो सकती है, वो संभावित क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों का भ्रमण किया गया है। इसमें जो हमारा उसी कोस, शारदा नदी और साथ साथ पूर्णागिरी तक के क्षेत्र का हम लोगों ने। टिहरी गढ़वाल के विकासखंड प्रतापनगर लंबगांव डिग्री कॉलेज के पास बाइक और बस की टक्कर हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक सवार दोनों सगे भाई हैं। घायल का उपचार लंबगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौंडके में किया जा रहा है। मानसून की पहली बारिश ने प्रशासन के उन दावों की पोल खोल कर रख दी है जिसमें यह कहा जा रहा था कि मानसून में पहले हल्द्वानी नगर निगम के 60 वार्डों के अंदर आने वाली सभी सड़कों और गलियों को ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन स्थिति जस की तस बनी है। सड़कों पर जलजमाव से लोग परेशान हैं। नगर निगम कुछ नहीं कर रहा है इसमें। नगर कोई सड़कों का भी यही हाल है, बहुत बुरा हाल है, कोई आके देख भी नहीं रहा है। कम से कम इसको 15-20 दिन, 1 महीना हो गया है। जी सर, दिक्कतें तो काफ़ी हो रही है, काफ़ी बहुत इसको कम 1 साल इसको हो गया है, काफ़ी दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ रहा है। आज तो ये बरसात का मौसम शुरू हो गया, बरसातों में तो जो ये इतना बड़ा गड्ढा बना दिया यहाँ पर कुछ दिन पहले। अभी देखिए यहाँ पर सुबह सुबह एक जो देखिए आपके पीछे आपको ट्रैक्टर रोल दिख रही है, ये फंसी पड़ी है। मानसून की शुरुआत हो गई है तो वहीं आपदाओं को लेकर चंपावत जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते क्षेत्र की रामगंगा, सरयू व महाकाली नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। एसडीएम लोहाघाट ने बताया, आपदा को लेकर सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तहसील में आपदा कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। आपदा उपकरणों को चाक चौबंद किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की आपदा या दुर्घटना होने पर तत्काल फायर विभाग को सूचना दी जाए, जिस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। रहती है, हमेशा रहती है, अग्नि सुरक्षा हो या फिर मतलब आपदा हो सम्मिलित हो या फिर रेस्क्यू हो सम्मिलित हो। लेकिन सर मानसून की जन के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा के आदेशानुसार ना फायर स्टेशन लोहाघाट की टीम पूरी तरह से दुर्घटना की स्थिति में तैयार रहती है, पड़ने पर के लिए प्रतिबद्ध है। समस्त वाहन उपकरण तैयारी की स्थिति में रखे गए हैं तथा जनता की अपील के हैं कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना पर तत्काल 112 पर कॉल करेंगे। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां नगर पालिका सभागार में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा 5 दिवसीय आम के प्रसंस्करण से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। वहीं नगर पालिका में पहली बार आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्षेत्र की लगभग 45 महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया, जिसमें आम का अचार, आम पन्ना, आम की खट्टी मीठी चटनी, आंवले का अचार, कटहल का अचार, करेले का अचार बनाने का प्रशिक्षण उद्यान एवं खाद्य प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिया गया। सबसे बड़े जो हमारे इस प्रदेश के मुखिया हैं, उनका भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि वो महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार एक से एक
मजबूत कदम उठा रहे हैं, जिससे कि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें स्वरोजगार में अपना कदम आगे बढ़ाएं और इस देश की तरक्की में कंधे से कंधा मिला करके वो अपना योगदान दें। तो हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनकी सोच को आगे बढ़ाने का काम ये हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। और भविष्य में आपको लगेगा कि हमारे यहाँ कुछ लखपति दीदी बनी हैं, और ये सब एक अच्छी सोच का नतीजा है माननीय मुख्यमंत्री जी की। हाईकोर्ट के फैसले के आदेश के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया रोक दी गई है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के अंतर्गत प्रस्तावित नामांकन प्रक्रिया और उससे संबंधित अन्य निर्वाचन कार्यवाहियां अगले आदेशों तक स्थगित कर दी गई है। इस क्रम में जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद के सभी अधिकारियों, निर्वाचन कर्मियों और संबंधित पक्षों को निर्देश जारी कर दिया है। अभी पूर्व में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई थी और मेरे पास 3 ब्लॉक थे, पाटी, बाराकोट और लोहाघाट, जिसके लिए हमने सारी तैयारियां कर ली थी और हमारा रूट चार्ट, हमारा AMF, हमारा कंटीजेंसी प्लान सब रेडी हो गया था, जो भेजा भी जा चुका था। परंतु वर्तमान में माननीय राज्य निर्वाचन आयोग से स्टे का ऑर्डर जारी किया गया है, जिसके क्रम में वर्तमान में अभी स्टे यथावत है। पौड़ी मुख्यालय के इडवाल्यू पट्टी के गिरगांव के ग्रामीण पानी के संकट से जूझ रहे हैं और ग्रामीणों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के नल तो गांव में बिछ गए हैं, लेकिन फीटर की मनमानी के चलते गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया को ज्ञापन सौंपा है। गांव के काफी ग्रामीण आए थे, तो उनकी बहुत ही जेन्युइन समस्या थी कि पानी का कंस्ट्रक्शन जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुछ कार्य वहां पे प्रोजेक्ट चल रहा था, वो काफी दिनों से लंबित हो रखा है। हल्द्वानी में नालों में अतिक्रमण को लेकर डीएम के निर्देशों के बाद अतिक्रमण संबंधित आपत्तियों के निस्तारण के लिए एसडीएम ने शिविर के आयोजन का निर्देश दिया। इसे लेकर टीम गठित की गई, जिसमें 2 शिविर में अब तक 79 आपत्तियां प्राप्त की गई है। प्रत्येक शिविर में राजस्व विभाग, नगर निगम, सिंचाई विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के कर्मचारी को रखा गया है। इसके साथ इन शिविर में नोटिस प्राप्त अतिक्रमणकर्ताओं को स्वामित्व और पक्ष संबंधित दस्तावेजों को जमा करने का अवसर दिया जा रहा है। सुभाष नगर में है और 2014 में मैंने फ्री होल्ड कराया। मेरे पास रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है और मेरे भवन का नक्शा भी पास है। उसके बाद भी मुझे नोटिस दिया गया है, जो कि गलत है। नोटिस में लिखा है कि अतिक्रमण। उत्तराखंड वन विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। वन विभाग की कमान अब समीर सिन्हा को दे दी गई है। अपना पदभार ग्रहण करने के बाद समीर सिन्हा ने बताया कि किस तरीके से वन विभाग में लगातार सुधार किया जा रहा है। वन विभाग से जुड़ी घटनाओं का विश्लेषण कर रहा है। वहीं 24 घंटे की एक हेल्पलाइन 1926 भी जारी किया गया है, जो आपदा जैसी स्थिति की जानकारी मिलने पर में संबंधित कार्यवाही के लिए सूचित करती है। और हम लोगों ने इस समस्या का स्वरूप देखते हुए इस पर बहुत ही एक सुनियोजित तरीके से कार्य प्रारंभ किया। सबसे पहले तो राज्य स्तरीय एक कार्य योजना बनाई है। उसके अलावे यहाँ पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के कार्यालय में एक सेल का गठन किया गया है, जो मुख्य रूप से ऐसी घटनाओं का विश्लेषण कर रहा है। और यहाँ पर आपको पता है कि एक 24 घंटे की एक हेल्पलाइन भी स्थापित की गई है, जो 1926, जो किसी भी इस प्रकार की आपदा की जानकारी मिलने पर तत्काल संबंधित फील्ड यूनिट्स को उसके लिए कार्रवाई के लिए सूचित करती है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी माह से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के लिए देहरादून में विशेष रूट निर्धारित किए गए हैं। डाक कांवड़ को लेकर विकासनगर, पोंटा, सहारनपुर और मसूरी रूट से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बाईपास मार्गों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि शहर के भीतर भारी वाहनों और कांवड़ियों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। एसएसपी ने बताया कि जलाभिषेक से पहले ही संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाएगी, ताकि कांवड़ियों को हरिद्वार या गंगोत्री की ओर सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से भेजा जा सके। जो है नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा, जिसका जो डाक कावड़ बेसिकली कहते हैं, जो हमारे लिए, हमारे जो देहरादून को अगर मैं देखता हूँ परिप्रेक्ष्य में, तो हमारे आशा रोडी बैरियर सहारनपुर से विकासनगर साइड, जो पोंटा साइड और से जो आते हैं डाक कावड़ी, वो जनरली ऋषिकेश जाते हैं और ऋषिकेश के बाद जल लेकर वो जलाभिषेक के लिए अपने गंतव्य को रवाना होते हैं। साथ ही साथ जो पौड़ी में जो मंदिर में भी वहाँ जाने के लिए, जो जलाभिषेक के लिए जो
वहाँ पर बहुत सारे ऐसे आते हैं कांवड़िए जो ऋषिकेश के मार्गों से ही ऊपर पहुँचते हैं। तो और कुछ ऐसे भी हैं जो मसूरी मार्ग का प्रयोग करके वहाँ गंगोत्री के लिए जल लेने जाते हैं। उत्तराखंड में प्री मानसून दस्तक दे चुका है और अब किसी भी वक्त मानसून उत्तराखंड में अपने पैर जमा सकता है। बरसात का यह सीजन उत्तराखंड में हमेशा से ही शासन प्रशासन के लिए एक चुनौती बनकर सामने आता है। इसी क्रम में प्रदेश की सड़कों को आपस में जोड़ने वाले पुल का PWD विभाग ने निरीक्षण किया, जिसमें 90 पुल असुरक्षित पाए गए, जिसकी मरम्मती का काम चल रहा है। जैसे हम एक रहता है, हमारे एक नॉर्म्स भी हैं कि हमको एक बार मानसून से पहले और मानसून के बाद हमको एक इंस्पेक्शन करना होता है। तो हमारा एक ये था कि 20 जून तक हम सारे हमको जितने भी हमारे पैदल सेतु हैं, जितने हमारे मेट्रो सेतु हैं, वो सारे करने थे। तो काफ़ी उसमें मोर देन 80% करीब वहाँ पर हमारे द्वारा क्लिक किए जा चुके हैं। कुछ ऐसे पुल भी हैं जिसको आपने डेंजर जोन में रखा है, उसमें भारी आवाजाही को बंद किया है। पहले जो हमने आइडेंटिफाई करे थे उसमें से जो कई 91 करीब हमारे ऐसे थे जो हमारे डेंजर जोन में थे, उसमें से कुछ में मैक्सिमम हमने काम भी करा दिया है, कुछ है जिसकी डीपर वगैरह बननी है और वो जानी है। पहाड़ों की रानी मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। अब वे देहरादून से मसूरी केवल 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। दरअसल दोनों शहरों को जोड़ने के लिए 5.2 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जा रहा है। यह देश का सबसे लंबा पैसेंजर रोपवे है जो सितंबर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। 33 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 1.25 घंटे का समय लगता है। ये दूरी रोपवे बनने के बाद केवल 20 मिनट में पूरी की जाएगी। उत्तराखंड पर्यटन विभाग का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रदूषण कम करना और यातायात जाम से राहत प्रदान करना है। उसकी कंपनी है, उसके साथ उनका जॉइंट वेंचर है, तो उन्हीं के साथ ही मिलकर काम कर रहे हैं। और एक दिक्कत थी कि पुरकुल गांव में जब वहाँ पर लोअर टर्मिनस में काम हो रहा था तो उसमें शुरू में एक बात आई थी कि जो टावर का काम इरेक्ट होने का काम चल रहा है उसमें ग्रामीणों का रास्ता बाधित हो रहा था, तो जिसकी वजह से ग्रामीणों के लिए एक अलग से रास्ता भी हमें बनाना था। तो उसमें PWD डिपार्टमेंट को हम लोगों ने धनराशि हस्तांतरित कर दी थी और वन भूमि का हस्तांतरण भी होना था। तो हमें वन भूमि के हस्तांतरण की सैद्धांतिक स्वीकृति हम लोग को मिल गई है।